प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अध्याय 7 में पहुंचे हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसकी रिवीजन कक्षा आपके सामने है। तो हम लोग ये रिवीजन करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो बात हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको डीपीएसपी कहते हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इनका परिचय जान लें कि ये हैं क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात की गई है, उसी भावना पर आधारित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या संविधान की प्रस्तावना की भावना पर आधारित, संविधान की प्रस्तावना के दर्शन पर आधारित। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका परम उद्देश्य है। इसके साथ साथ जनहित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के आधार भी ये सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। सरकारें यहीं से अपना रास्ता देखने का काम करती है, इन्हीं को सामने रख करके योजनाओं का निर्माण करती है। और क्या है इनमें? संवैधानिक उपबंध की बात करें कि संविधान में इनकी क्या पोजीशन है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। तो इन्हें कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को जान लिया जाए कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। बिंदुवार इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका महत्व का महत्व क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला इनका जो महत्व है वो क्या है? तो कल्याणकारी कार्यों का जो आधार है सरकार का, सरकारें जो भी कल्याणकारी कार्य करती हैं, आधार उसका आधार, अधिकांश योजनाएं इसी पर आधारित होती है। सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं बनाती है। वो सभी योजनाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित, वहीं से प्रेरणा ग्रहण करते। ये इसमें संविधान का दर्शन है। पहले ही बात हुआ कि ये संविधान का दर्शन। न्यायपालिका के लिए तो ये वरदान है। न्यायपालिका के सामने जब भी संवैधानिक कठिनाई आती है, संवैधानिक जटिलता का प्रश्न आता है, तो न्यायपालिका दो जगह से, एक तो संविधान की प्रस्तावना से और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, इन्हीं दोनों को सामने रख करके न्यायपालिका संवैधानिक जटिलताओं का हल खोजती है। यानी संवैधानिक जटिलताओं, संवैधानिक कठिनाई के प्रश्न को हल करने का काम करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका क्या महत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अधिकार दिया गया है जिसे आजीविका का अधिकार है। ध्यान रहे कि आजीविका का अधिकार अगर ना हो तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती।
तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आजीविका का अधिकार होना जरूरी है। और इसी आधार पर न्यायपालिका ने जीवन का आधार सुनिश्चित किया है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार सम्मिलित किया है। तो जीवन का अधिकार कहां से जुड़ा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से और वहां के आजीविका के आधार से, लाइवलीहुड, राइट्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के अधिकार से जुड़ा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोगों के सामने कुछ संविधानविदों के विचार हैं जो जान लेना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर के संविधान के विशेषज्ञों के क्या विचार हैं? तो पहला विचार हम लोग डॉक्टर अंबेडकर का लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े मूल्य रखते हैं, इनका बहुत बड़ा मूल्य है। कहते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित करना। उस आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करने में इनका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा योगदान है और राजनीतिक लोकतंत्र भी इसी से आएगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही। उसी तरह ग्रेनविल आस्टिन ने कहा है कि ये सामाजिक क्रांति के माध्यम, सामाजिक क्रांति के साधन। और BN राव ने तो कहा है कि राज्य के जो प्राधिकारी हैं उनके लिए शैक्षिक महत्व, यानी राज्य को, सरकार को शिक्षा का स्रोत है नीति निर्देशक तत्व, ऐसा कहा है BN राव साहब। BN राव जो संविधान सभा में सलाहकार रहे हैं, उनका विचार है कि राज्य प्राधिकारियों के लिए ये शैक्षिक महत्व रखते हैं, यहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति है। रिवीजन के क्रम में हम लोग आज अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद 36 से आगे बढ़ते हुए सभी अनुच्छेदों को क्रम से रिवाइज करेंगे। बात शुरू होगी अनुच्छेद 36 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सबसे पहले राज्य की परिभाषा जानिए। आपको ध्यान होगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा आपने पढ़ा और अनुच्छेद 12 में भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई। यानी जब भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा इन अनुच्छेदों में, भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो राज्य का क्या अभिप्राय है वो आप ये समझेंगे, जैसा कि अनुच्छेद 12 में भी आपको बताएगा। राज्य की क्या 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 अभिप्राय है? तो राज्य के अंतर्गत केंद्र की सरकार आती है, संसद आती है, राज्य की सरकारें आती हैं, विधानमंडल आते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं वो भी आते हैं, अन्य लोक प्राधिकारी हैं वो भी आते हैं। तो जब भी राज्य कहा जाएगा, राज्य का इतना मतलब हमें समझना है। यह है अनुच्छेद 36 जो सबसे पहले राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करने का काम करता है। अब हम लोग क्रम से अनुच्छेद 37 से बात आगे बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने के बावजूद भी ये देश के शासन में इनका मूलभूत स्थान है। जो भी विधि बनाई जाएगी, विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने महत्वपूर्ण हैं वो अनुच्छेद 37 के ये भाव आप जाने। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही कि वो राज्य न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन उसके अलावा ये देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, मूलभूत स्थान रखते हैं।
अनुच्छेद 38 की बात करें हम, अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा राज्य। क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि इतने शब्द में बहुत बड़ा भाव समाया हुआ है। क्या करेगा? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का भाव होगा। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में ये भाव अनुप्रमाणित करेंगे। कौन से भाव? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भाव आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इनको स्थापित करने को और इनको संरक्षित करने को, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने को भरसक प्रयास करेगा। ये बात अनुच्छेद 38 में साफ की गई। 38 का बिंदु 1, 38 का बिंदु 2 देखें, जो और भी स्पष्ट करता है। कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो भी असमानताएं हैं इन्हें दूर करेगा, इनको समाप्त करेगा। तो असमानता को, जो भी असमानता है इनको दूर करके समानता लाने का प्रयास करेगा। वो समानता जो आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर के आधार पर है। अनुच्छेद 38। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ नीतियां हैं। अनुच्छेद 39 में व्यापक स्तर पर इनको बताएं क्या क्या है जिनको राज्य अनुसरण करेगा। तो पहला क, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का जो अधिकार उनका है इसको सुनिश्चित करेगा, आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 में पहला क बिंदु जो है, आजीविका के अधिकार किसको? पुरुष और स्त्री दोनों। साथ ही समुदाय में भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। ये नहीं कि किसी समुदाय के पास संसाधन ज्यादा हो, किसी के पास कम। समुदायों में भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा किसी के पास, सबके पास बंटना चाहिए। उसी तरह स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। घ 39 का बिंदु घ, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री पुरुष के कार्य में कोई अंतर न किया जाए, कोई भेद न किया जाए। अंग में पुरुष और स्त्री जो कर्मचारी हैं, कर्मकार हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसका ख्याल रखना। आवश्यकता से विवश होकर अगर कोई नागरिक कोई ऐसे रोजगार में न लग जाए जो उसकी शक्ति और स्वास्थ्य के अनुकूल न हो, ऐसा भी देखना है। ये लोक कल्याण की बात को देखना है कि लोगों के शक्ति और स्वास्थ्य के अनुकूल ही उनको कार्य करना पड़े। च, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बच्चों का कैसे विकास होगा? तब होगा जब उनको स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण दिया जाएगा, स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएंगे, सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से भी बचाना। ये चौ वाले को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में चौ नहीं था, अंगतक था। तो 39 के ये बिंदु, उसी तरह 39 का क भी है, लेकिन 39 का क जानने से पहले एक चीज जानना कि 39 के क, ख, ग, घ और अंग च के लिए सरकार ने क्या क्या किया, तो उसके व्यवहारिक उपयोग क्या हैं। कि भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का काम किया। सरकार ने समान कार्य समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जहां स्त्री पुरुष के कार्य की समानता या समान जो है वैल्यू दिया जाए, मूल्य दिया जाए।
इसके अलावा 39 क, इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 39 क में न्याय की बात की गई कि न्याय देने की बात की गई, न्याय के लिए अवसर की समानता, यानी न्याय समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अगर गरीब व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में अक्षम है तो निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़े, न्याय से वंचित न होना पड़े। इसके अलावा अनुच्छेद 40 की बात कर लें। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, स्वायत्त शासन की व्यवस्था करेगा, इकाइयों के रूप में इनको शक्ति और प्राधिकार देगा। भारत में ग्राम पंचायत का गठन किया गया और केवल गठन ही नहीं किया गया बल्कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और केवल पंचायतों को ही नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 40 को भी लागू किया गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि क्रमशः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार राज्य ने लागू किया। रिवीजन की इस कड़ी में बात अनुच्छेद 41 की हो रही है और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में खासकर से कौन सी दशा, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, इन सब में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी कदम उठाएगा। यानी राज्य को कुछ दशाओं में, और वो दशाएं क्या हैं, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, इन सब में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसको राज्य सुनिश्चित करेगा। ये हुआ आपका अनुच्छेद 41। और इसका जो क्रियान्वयन राज्य ने किया है उसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, मनरेगा योजना लागू की गई, दिव्यांगों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई, वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, मातृत्व सुरक्षा योजनाएं चलाई गई। इस प्रकार अनेक योजनाओं के माध्यम से, अनेक कार्यों के माध्यम से अनुच्छेद 41 का क्रियान्वयन किया गया है। अब अनुच्छेद 42 की बात करेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य कैसा हो, न्याय संगत और मानवीय दशाएं, कार्य की जो दशाएं हो न्याय संगत हो, मानवीय हो, काम करने वाले व्यक्तियों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव न हो, मानवीय, मानव की तरह बर्ताव हो, मानव गरिमा की रक्षा करते हुए बर्ताव हो, और मातृत्व सुरक्षा की व्यवस्था, ये दोनों चीजें अनुच्छेद 42 के तहत राज्य को करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 43 में आते हैं तो यहाँ कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग के विकास की बात की गई। यहाँ बात की गई है कि कर्मचारियों को न्यूनतम निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, मजदूरी इतनी कम ना हो कि उसका जीवन न चल सके, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। साथ साथ कुटीर उद्योगों का विकास भी अनुच्छेद 43 में करने की बात की गई। अनुच्छेद 43 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 में जोड़ा गया और 43 को में उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की भी बात की गई कि मजदूरों की भागीदारी होगी किसमें, उद्योगों के प्रबंधन में। यानी मजदूर केवल और केवल मजदूर नहीं होगा बल्कि वह प्रबंधन में भागीदारी भी लेगा, उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने की बात की गई अनुच्छेद 43 क के माध्यम से। उसी तरह से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के विकास की बात की गई, सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की बात की गई,
सरकार से उनको और मजबूत बनाने की बात की गई अनुच्छेद 43 ख में, और इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। ये भी मूल संविधान में नहीं था। 43 के बाद अनुच्छेद 44 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और ये नागरिक संहिता एक समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, मात्र गोवा में यूसीसी लागू है, एक समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड में भी इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की बात की गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की बात की गई है। जैसे देश भर में आंगनबाड़ी जो योजना है, समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएं जिनको कहते हैं आईसीडीएस के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख योजना है आंगनबाड़ी। उसी तरह अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो अधिकार की बात की गई थी, उसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित कर दिया गया। और अब 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो अधिकार है, अब उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 21 क में उसे शामिल कर दिया गया। तो अब वो अनुच्छेद 45 में न रह के अनुच्छेद 21 क में आ चुका है। इस प्रकार अनुच्छेद 45 के बाद अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और इतने ही नहीं बल्कि अन्य दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा और आर्थिक सशक्तता की बात करता है, कि उनकी शिक्षा के लिए और आर्थिक हितों को अभिवृद्धि के लिए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्य करेगा अनुच्छेद 46 के माध्यम से। और अनुच्छेद 46 का भी क्रियान्वयन हुआ और इसके क्रियान्वयन में अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और रोजगार में छूट दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनकी आर्थिक सशक्ति आ सके और शैक्षणिक शिक्षा और सामाजिक जो सशक्तता है वो बने और सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में और आगे बढ़कर के लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई। पोषाहार स्तर यानी लोगों का भोजन जो है वो पोषण युक्त हो, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया। साथ ही मादक पेयों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाने का बात किया गया अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इस तरह से अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को उठाता है और पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ और नशीले पदार्थों से प्रतिबंधित करता है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को मजबूत करने की बात करता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन कैसे होगा, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से इसे मजबूत बनाया जाए। साथ साथ और क्या किया जाए, गायों, बछड़ों और दुधारू तथा वाहक पशु, गाय, बछड़ों, दुधारू और वाहक मतलब बोझ ढोने वाले पशुओं, इनके नस्लों में सुधार किया जाए, इनका रक्षण परिरक्षण किया जाए। साथ ही इनके वध का प्रतिषेध किया जाए, गोवध न हो, किसी प्रकार के दुधारू और वाहक पशु का वध न किया जाए। और इस तरह से आप जानते हैं कि इन अनुच्छेदों के क्रियान्वयन में भी तमाम कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 48 का, इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में
जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई, वन संरक्षण की बात की गई, वन्य जीव संरक्षण की बात की गई और इनके भी क्रियान्वयन में कई कदम उठाए गए, जैसे बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीतियां एक नहीं कई हैं, तो इस तरह से इनके माध्यम से अनुच्छेद 48 का क्रियान्वयन किया गया। रिवीजन की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 48 के बाद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की बात की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, इनके संरक्षण की बात की गई कि राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा और राज्य अपनी योजनाओं, परियोजनाओं और कानूनों के माध्यम से यह कार्य करता भी है। इसके पश्चात अनुच्छेद 50 की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 50 जो लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आप समझ सकते हैं कि अगर न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दबाव होगा, हस्तक्षेप होगा, तो न्याय संभव न हो पाएगा। इसलिए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए दोनों को पृथक्करण की बात करेगा कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा कि दोनों पृथक पृथक स्वतंत्र तरीके से कार्य कर सके। तो अनुच्छेद 50 के बाद अनुच्छेद 51 की बात होगी, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई। बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति के न तो विकास संभव है या न तो मानव कल्याण संभव है। तो एक बड़े सोच को रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई। इसके साथ साथ कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, इसकी बात की गई है। साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, तमाम विवाद उभर आते हैं, अगर ऐसे विवाद हैं तो उन्हें मध्यस्थता से निपटाया जाए, उन्हें सुलह से निपटाया जाए, उन्हें समझौते और बातचीत के माध्यम से निपटाया जाए, इसकी बात करता है अनुच्छेद 51। और भारत सरकार ने ऐसा किया भी है, जैसा कि पंचशील समझौता और गुट निरपेक्ष आंदोलन, तमाम और आंदोलन और संगठनों के माध्यम से, पहलों के माध्यम से सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समझौतों के माध्यम से निपटाया जाता है। तो अनुच्छेद 36 से 51 की समाप्ति के बाद इस खंड में हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे और वह है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर? तो आइए हम लोग यहाँ से दो पार्ट करके मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। इसके पश्चात मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है। ये राज्य से व्यक्तियों, राज्य के खिलाफ व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि यह राज्यों का दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह राज्यों का दायित्व है और इसी दायित्व के माध्यम से राज्य क्या करेगा? सुशासन की स्थापना करेगा और न केवल सुशासन की स्थापना करेगा बल्कि लोक कल्याण भी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद
36 से 51 में लोक कल्याण और सुशासन के माध्यम से राज्य इस दायित्व को पूरा करेगा। पुनः मूल अधिकार जो है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी अगर मूल अधिकार नहीं मिलते, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उन्हें दिलवाएंगे, न्यायालय से प्रवर्तनीय है, न्यायालय इनको दिलवाएंगे। जबकि नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की कोई बात नहीं है, न्यायालय से ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये अप्रवर्तनीय है। पुनः मूल अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र का आदर्श लिए हुए। मूल अधिकारों में कौन सा आदर्श नीत है? राजनैतिक लोकतंत्र का आधार नीत है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श नीत। तो एक तरफ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, मूल अधिकारों में राजनैतिक लोकतंत्र। अंतर में और आगे बढ़ते हुए मूल अधिकारों का जो स्वरूप है वो नकारात्मक। मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा है? नकारात्मक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप जो है ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। मूल अधिकारों का जब क्रियान्वयन होता है तो अनेक इसमें युक्त युक्त सीमाएं लगाई जाती हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो व्यक्ति के हैं ये बहुत अधिक हो जाएंगे तो आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मूल अधिकारों में युक्त युक्त तार्किक सीमाएं लगाई गई हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में कोई सीमा नहीं। ये तो लोक कल्याण के लिए हैं, और लोक कल्याण की क्या सीमाएं? ये असीमित। उसी तरह मूल अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 में जाएं तो उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार दिलाता है। अनुच्छेद 26 में 226 में जाएं तो उच्च न्यायालय मूल अधिकार दिलाते हैं, यानी इन्हें संविधान से संरक्षण प्राप्त है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता की बात है। यहाँ संविधान का कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, कोई विशेष संरक्षण नहीं है। ये तो नैतिकता के आधार पर इन्हें लागू राज्य करते हैं। इसी प्रकार मूल अधिकारों का अगर निलंबन होता है तो उसकी एक खास प्रक्रिया है, जैसे अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359। इमरजेंसी के समय ही इन्हें सस्पेंड किया जाता है, इमरजेंसी के समय ही इन्हें निलंबित किया जाता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व अगर लागू हो गए तो उन्हें निलंबित कभी नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये तो लोक कल्याण की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का रिवीजन की कक्षा जो है आज पूर्ण होती है। अब हम लोग पुनः अगली कक्षा में, अगले अध्याय में रिवीजन में मिलेंगे। धन्यवाद।